सुस्वागतम एंड वेलकम टू सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। थैंक यू मेरे मेहरबान दोस्तों। आज जो किस्से, जो राज, जो अफसाने मैं आपके लिए लाया हूं, उनकी एक झलक इस तरह से है। आज मैं आपको बताऊंगा कि हॉलीवुड के एक मशहूर निर्देशक फ्रैंक रसल कापरा जब मुंबई आए तो वो किस अभिनेत्री की तस्वीर को देखकर इतने मंत्रमुग्ध हो गए कि वो कर बैठे जिद उस अदाकारा से मिलने की। यह अभिनेत्री कौन थी बताऊंगा आज, और बताऊंगा कि क्यों एक पान वाले ने बलराज साहनी को दुत्कार कर भगा दिया अपनी दुकान से, और इस दुत्कार पर बलराज जी क्यों खुश हो गए। उस संगीतकार के बारे में जिसके गीतों को ऑल इंडिया रेडियो ने बैन कर दिया था, आज के ही शो में बताऊंगा। और साथ ही बताऊंगा कि किस हीरोइन की बिल्डिंग की सीढ़ियों के नीचे मौसीकार आजम नौशाद साहब रात को सो जाया करते थे और दिन में उसी हीरोइन के साथ रिकॉर्डिंग किया करते थे। कैसे छुपा कर रखा उन्होंने ये राज उस हीरोइन से। ये और ऐसे ही कुछ और दिलचस्प किस्सों को जानने और सुनने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ इस प्रोग्राम में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। हिंदी सिनेमा की मोस्ट ब्यूटीफुल गॉर्जियस मधुबाला से बात 1953 की है, जब अमेरिकन डायरेक्टर फ्रैंक कापरा बंबई आए हुए थे। फ्रैंक कापरा के साथ बहुत सारी उपलब्धियां जुड़ी हुई हैं, बहुत सारे अवार्ड्स उन्होंने जीते हैं और उनकी गिनती दुनिया के बेहतरीन डायरेक्टर्स में से होती है। मुंबई पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस स्वागत समारोह में प्रेस वाले भी मौजूद थे। इन्हीं प्रेस वालों में से किसी एक पत्रकार के पास मूवी टाइम नाम की एक मैगजीन थी जिसके कवर पर फोटो छपी हुई थी मधुबाला की। फ्रैंक कापरा ने जब मधुबाला की इस तस्वीर को देखा तो बस देखते ही रह गए। पूछा कि ये कौन है, क्या रियल लाइफ में भी ये इतनी ही हसीन है जितनी इस तस्वीर में दिख रही है। मैं मिलना चाहता हूं, बेताब हो रहा हूं हुस्न की इस देवी से मिलने के लिए। फ्रैंक कापरा के आग्रह पर आयोजकों ने फ्रैंक कापरा और मधुबाला की इस मीटिंग का इंतजाम किया, इस मीटिंग को फिक्स किया और मधुबाला को लंच में ताज होटल में बुलाने का फैसला लिया गया। जब इस मीटिंग के लिए मधुबाला के वालिद अताउल्ला खां को फोन किया गया तो अताउल्ला खां ने इस मीटिंग में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और रिफ्यूज कर दिया, ये कहते हुए मिलने से मना कर दिया। गौर फरमाइएगा, कारण ये दिया गया था कि हम इस मीटिंग में नहीं आएंगे क्योंकि मधुबाला कांटे छुरी से खाना नहीं खा सकती, इसलिए वो ताज होटल नहीं जाएंगी। आयोजकों ने मधुबाला के पिता को समझाने की बहुत कोशिश की मगर वो अपने फैसले पर अडिग रहे और नतीजा ये हुआ कि फ्रैंक कापरा और मधुबाला की मीटिंग कभी ना हो सकी। फ्रैंक कापरा इस बात से बहुत निराश भी हुए और आखिरकार जब मधुबाला से मिलने और उन्हें रूबरू देखने का कोई रास्ता उन्हें नजर नहीं आया तो वापस अपने देश को लौटते हुए वो मैगजीन की कॉपी भी अपने साथ ले गए जिस पर मधुबाला की तस्वीर छपी हुई थी। बात 1949 की है, जब शायर गीतकार नक्श लायलपुरी साहब लखनऊ में रहा करते थे। घर की आर्थिक हालत ठीक नहीं थी और घर वालों का दबाव था कि कमाना शुरू करो। बहुत कोशिशों के बावजूद जब कोई काम नहीं मिला तो परेशान होकर एक रोज बिना किसी को बताए चुपचाप घर छोड़ दिया। खाली हाथ और खाली जेब लिए बिना टिकट बंबई जाने वाली ट्रेन में सवार हो गए। बंबई में उनके जान पहचान के प्रदीप नैयर रहा करते थे, लेकिन प्रदीप नैयर से वो कभी मिले नहीं थे। दोपहर 1 बजे ट्रेन दादर पहुंची, उतरे और जब तलाशते हुए प्रदीप नैयर के घर पहुंचे तो घर पर ताला लटका मिला। पड़ोसी ने बताया कि वो पूना गए हुए हैं और 15 दिन बाद लौटेंगे।
जनाब, अब नक्श साहब भूखे प्यासे अजनबी शहर में अनजान लोगों के बीच पूरी तरह से सड़क पर थे। तभी सामने से चले आ रहे एक बुजुर्ग सरदार जी से उन्होंने पूछा, आसपास कोई सराय होगी? तो सरदार जी ने नक्श साहब से पूरी बात सुनकर माटुंगा में सिटी लाइट सिनेमा के पीछे गुरुद्वारे का पता देते हुए कहा, वहां जाओ, 8 दिन रहने की जगह मिलेगी और साथ में लंगर में भोजन भी मिल जाएगा। निराश, मायूस, पैदल थके हारे करीब 4:30 बजे नक्श गुरुद्वारे पहुंचे तो लंगर खत्म हो चुका था। थके हारे वहीं फर्श पर ढह गए। पास ही में बिस्तर पे एक शख्स लेटे हुए थे। तभी नक्श लायलपुरी की नजर उसके सिरहाने रखी उर्दू पत्रिका नकूश पर पड़ी। इस मैगजीन के बहाने बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया तो पता चला कि ये साहब भी लखनऊ के रहने वाले हैं और लखनऊ में उनकी मोटर पार्ट्स की दुकान है, जिसकी खरीदारी के सिलसिले में वो बंबई आए हुए हैं। जब नक्श साहब ने अपना तारुफ करवाया कि मैं शायर हूं तो ये साहब बहुत खुश हुए। उन्होंने नक्श को साफ लुंगी और साबुन दिया। नहाओ, फ्रेश हो जाओ। फिर क्या था, नक्श साहब नहा धोकर गुसलखाने से बाहर निकले और फिर जो सोए तो नींद तभी खुली जब ये नए नए दोस्त बने जो बेगाने थे और इस अनजान शहर में अपने से लगे थे, जिनका नाम था कुलदीप जी। कुलदीप जी ने उन्हें जगाया कि भाई रात के खाने का लंगर तैयार है। जबरदस्ती उठाया। तो ऐसे बंबई में नक्श लायलपुरी का पहला दिन गुजरा। लेकिन जैसे जैसे और दिन बीतते गए, इस शहर से अनजान नक्श बन गया एक जाना पहचाना गीतकार नक्श लायलपुरी। बलराज साहनी बेमिसाल प्रतिभा के धनी कलाकार। जिस भी किरदार को उन्होंने किया उसे जिया, आत्मसात कर लिया, उस किरदार में जान डाल दी। उनका एक मजेदार किस्सा सुनाता हूं। फिल्म 2 बीघा जमीन में जब उन्हें रिक्शा चलाने वाले की भूमिका मिली तो खुद रिक्शा भी चलाया, उन्होंने चलाना ही पड़ा। बलराज जी गोरे चिट्ठे पठानों जैसे दिखने वाले इंसान थे और रिक्शा चालक होता है अनपढ़ देहाती, गांव का कृषकाय, गरीब। तो बलराज जी सोचने लगे कि उनकी भूमिका कहीं दर्शकों को बनावटी न लगे, इसलिए उन्होंने परीक्षा करने का एक अनोखा ढंग निकाला। उन्होंने रिक्शा चलाने वाले के कपड़े पहने, चेहरे के ऊपर थोड़ी कालक पोती, चेहरे को थोड़ा मैला किया और इधर उधर घूमते घामते पहुंच गए एक पान वाले की दुकान पर। थोड़ी देर तक एक तरफ चुपचाप खड़े रहे और उसके बाद उन्होंने पान की दुकान वाले से देहाती स्टाइल में कहा, ए भैया तनिक 555 का एक सिगरेट का पैकेट दे देवाना। पान वाले ने निगाह उठाकर देखा तो क्या देखता है, सामने का आदमी खड़ा है, सर पर एक अंगोछा, बदन पर ठेठ देहाती कपड़े। तो पान वाले ने उसे दुत्कारते हुए कहा, जा जा, अरे बड़ा आया 555 सिगरेट वाला, बग यहाँ से। और इस तरह उसने दुत्कार कर बलराज साहनी साहब को भगा दिया। पान वाले की इस दुत्कार से बलराज जी बहुत खुश हुए और उन्हें पूरा यकीन हो गया कि जब इस पान वाले ने उनके इस किरदार को सचमुच का गरीब और देहाती रिक्शा चालक समझ लिया तो फिल्म देखने वाले दर्शक भी उन्हें इसी रूप में स्वीकार कर लेंगे। और ऐसा ही हुआ। वो कहते हैं रेस्ट इज हिस्ट्री। हम सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि मुकेश जी जितने बेहतरीन कलाकार थे उतने ही आला दर्जे के इंसान भी थे। एक वाकया बताता हूं मुकेश जी से जुड़ा हुआ। एक बार उन्हें दिल्ली जाना था कल्याण जी आनंद जी भाई के साथ और विश्वास फिल्म के लिए एक गीत रिकॉर्ड करना था। क्योंकि उस गीत की शूटिंग होने वाली थी तो कल्याण जी आनंद जी ने यह तय किया कि फिलहाल किसी से भी गाना गवा लिया जाए, जिसे स्क्रैच रिकॉर्डिंग आज कहते हैं ना, और बाद में मुकेश जी की आवाज में फाइनल रिकॉर्डिंग कर लेंगे। सुमन कल्याणपुर के साथ गाना था तो कल्याण जी आनंद जी ने एक नए सिंगर मनहर उदास से यह गाना गवा लिया। गाना रिकॉर्ड हो गया
और उसी गाने के ऊपर शूटिंग हो गई। बाद में मुकेश जी उस गीत को रिकॉर्ड करने जब स्टूडियो में आए और जब उन्होंने उस गीत को सुना तो मुकेश जी ने पूछा, बहुत अच्छा गाया है, बहुत बढ़िया आवाज है। जब ये नई आवाज परफेक्ट लग रही है तो मेरी आवाज की जरूरत क्या है? कल्याण जी आनंद जी भाई ने कहा, नया लड़का है, आप गा देंगे तो बात कुछ और हो जाएगी। हमने तो सिर्फ शूटिंग के लिए डमी आवाज ले ली थी इसकी। लेकिन मुकेश जी मनहर उदास की कलाकारी से इतने प्रभावित हो गए कि कल्याण जी आनंद जी के बहुत कहने के बावजूद मुकेश जी नहीं माने और फिर मुकेश जी ने सबको कन्विंस कर दिया कि मनहर उदास की आवाज ही इस गीत के लिए बेहतर है। और इस तरह मनहर उदास का पहला गाना पर्दे पर आया। देखो, मुकेश जी की जगह अगर कोई और दूसरा सिंगर होता तो नई आवाज को, नए टैलेंट को पनपने नहीं देता, है ना, इनसिक्योरिटी की वजह से। लेकिन जो अंदर से भरे हुए कलाकार हैं उनको इनसिक्योर्ड होने की कभी कोई जरूरत पड़ी नहीं। अब बात उस संगीतकार की जिसके गीतों को ऑल इंडिया रेडियो ने बैन कर दिया था। एक वक्त ऐसा आया था जब इस म्यूजिक डायरेक्टर के गीत ऑल इंडिया रेडियो पर नहीं बजते थे, उन्हें दूसरे रेडियो स्टेशन पर सुनना पड़ता था। यह संगीतकार था ओपी नैयर। आर पार, सीआईडी, तुमसा नहीं देखा, एक के बाद एक लगातार हिट फिल्म देते हुए ओपी नैयर 50s में सबसे महंगे संगीतकारों की लिस्ट में आ गए। 1950 में एक फिल्म में संगीत देने के लिए 1 लाख रुपए लेने वाले वो पहले संगीतकार थे। नैयर साहब के संगीत से सजी नया दौर इनकी सबसे लोकप्रिय फिल्म रही। इस फिल्म के लिए उन्हें 1957 में फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। ढेर सारी कामयाबी के बावजूद, पॉपुलैरिटी के बावजूद नैयर साहब अपने स्वभाव को लेके हमेशा चर्चा में रहे। कोई उन्हें स्टब्बन कहता तो कोई उन्हें घमंडी, कोई इगोटिस्ट, अड़ियल, सिनिकल, विम्सिकल। इसी वजह से पत्रकार हमेशा ऐसे ही उनके खिलाफ रहे और उनको हमेशा ही बागी संगीतकार के रूप में पेश किया गया। 50 के दशक में उनके खिलाफ ऐसा माहौल बन गया कि पॉपुलर होने के बावजूद ऑल इंडिया रेडियो ने इनके संगीत को आधुनिक कहते हुए उस पर प्रतिबंध लगा दिया कि ओपी नैयर का कोई गीत ऑल इंडिया रेडियो पर नहीं बजेगा। इस बात से नैयर साहब को कोई आश्चर्य नहीं हुआ, बल्कि वो अपनी धुनें बनाते रहे और काम करते रहे। धुनें और फिल्में उनकी हिट होती रहीं। उस समय सिर्फ श्रीलंका के रेडियो पर ही इनके गाने सुने जा सकते थे, रेडियो सीलोन पर। एक तरफ जब अपने ही देश में अपने ही रेडियो ने इन पर बैन लगा दिया था, तो दूसरी तरफ अंग्रेजी अखबारों में इनकी तारीफ के चर्चे शुरू हो गए थे और नैयर साहब को फिल्मी संगीत का उस्ताद कहा जाने लगा। धीरे धीरे वक्त बदला और बैन भी हटा दी गई। बात उन दिनों की है जब नौशाद साहब फिल्मों में किस्मत आजमाने बस अभी अभी बॉम्बे आए थे। संघर्ष न खाने का ठिकाना था न रहने का। जहां भी मन हुआ वहीं रात गुजार ली, जहां नींद आने लगी वहीं सो गए। दिन हुआ तो निकल पड़े काम की तलाश में। काफी मेहनत मशक्कत के बाद कुछ लोग मिले जिनसे जान पहचान होने पर थोड़ा बहुत काम मिलने लगा। वो गानों की रिकॉर्डिंग्स में एज इंस्ट्रूमेंटलिस्ट शामिल कर लिए गए, लेकिन इतने पैसे नहीं मिलते थे कि कोई घर किराए पर ले सकें। तो क्या किया उन्होंने, गौर से सुनिएगा। उन्होंने एक बिल्डिंग की सीढ़ियों के नीचे अपना ठिकाना बना लिया। जिस बिल्डिंग की सीढ़ियों के नीचे वो रात में आकर सो जाया करते थे, उसी बिल्डिंग में उस जमाने की एक मशहूर हीरोइन स्टार लीला चिटनिस भी रहा करती थी। और संयोग देखिए कि वो उन दिनों लीला चिटनिस की फिल्मों के गीतों के लिए साज बजा रहे थे। अब जब भी वो और लीला चिटनिस रिकॉर्डिंग में मिलते तो दोनों में बातचीत भी होती, नमस्कार सलाम दुआ होती।
पर इस बातचीत में नौशाद साहब ने लीला जी को ये कभी मालूम नहीं पड़ने दिया कि वो उनकी बिल्डिंग की सीढ़ियों के नीचे ही रहा करते हैं। बहुत मुश्किल से उन्होंने ये राज लीला जी से छुपा कर रखा। इसीलिए वो हमेशा डर के मारे देर रात उस बिल्डिंग में जाया करते थे कि कहीं लीला चिटनिस जी उन्हें देख ना लें। बाद में जब नौशाद साहब का नाम हो गया, मुकाम बन गया, तब उन्होंने इस बात का खुलासा, ये राज खोला लीला चिटनिस जी से। इजाजत चाहूंगा, आज के सुहाने सफर को देता हूं यहीं विराम। कल फिर आकर हिंदी फिल्मों के कुछ और गीत सुनाएंगे और सुनाएंगे कुछ किस्से कहानियां। तो कल तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। 92.7 बिग FM पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर।